तो गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वैन रेन अपने दो मार्शल आर्ट पार्टनर्स के साथ मो से उसकी कॉम्प्लीमेंटिंग पिल को लेकर डील करने के लिए आता है, पर उनके हेवनली फ्लावर्स न देने की वजह से मो उन लोगों को मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों मार्शल आर्ट मास्टर्स और मो के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो मो पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मास्टर लोग वो पहुँच जाते हैं, जो बड़ी ही आसानी से उन दोनों मास्टर्स को हरा देते हैं और फिर वो तीनों ही डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर लोंग वू मो को हेवनली फ्लावर्स देकर वहाँ से खुद भी चले जाते हैं और मो बाहर आकर बाहर का सीन देखता है कि मास्टर लोंग वू ने उनके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर दिया था। अब सीन कैंग फैमिली के अंदर का होता है, जहाँ पर वैन रेन अपने फादर को बताता है कि फादर हम लोग हार चुके हैं। तो उसके फादर उससे कहते हैं जैसा तुमने मुझे बताया कि गाओ लेन मो के एक अटैक से मारा गया और वो दोनों मास्टर्स भी एक अनजान आदमी के एक हिट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। वैन रेन अपने फादर से कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने गांव फैमिली को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, पर इसके अलावा हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर देखकर ऐसा लगता है कि उसका मो के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। वैन रेन के फादर वैन रेन की पूरी बात सुनकर सोचते हैं और कहते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। देखकर ऐसा लगता है कि उस मो से ये बॉडी रिफाइनिंग पिल लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा और एफर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैन रेन अपने फादर से बोलता है फादर पर हमारी कैन फैमिली तो यंग सिटी की टॉप मेडिकल फील्ड्स में से एक है, हमें कैसे भी कर उन पिल्स को उससे लेना ही होगा। और इस मो की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसने यंग सिटी में कई सारे लोगों से पंगा लेकर रखा है, तो क्यों न हम लोग यंग सिटी की उन बाकी फैमिलीज के साथ मिलकर मो को जान से मार डालें। वैन रेन के फादर वैन रेन का प्लान सुनकर कहते हैं ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। पर तभी एक आवाज आती है क्या तुम मो को मारना चाहते हो, तो सबसे पहले उस पर वार मैं करूंगा। वो दोनों ही ये आवाज सुनकर थोड़े से चौंक जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं कि गेट पर एक आदमी खड़ा हुआ है। वो रोते हुए उन लोगों से कहता है उस कमीने ने मेरे स्टूडेंट गू ही को मार डाला और साथ ही आज उसने मेरे लड़के गाओ लेन को भी जान से मार दिया है, मुझे भी उससे बदला लेना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैन रेन और उसके फादर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं गाओ की सच में एक पावरफुल इंसान है, अगर वो सबसे पहले जाकर अटैक भी करता है और हम लोग पीछे बैठे रहते हैं तब भी सारे बेनिफिट हम लोगों को ही मिलेंगे, इसलिए अब हमें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सीन कुछ दिनों बाद जैक्शिंग यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी का होता है, जहाँ पर बैठकर मो अपनी वू गाओ पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अब तक 13 बार फेल हो चुका था और वो कहता है इस बार तो मुझे इसको बनाना ही होगा, अगर ऐसे ही मैं फेल होता रहा तो मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही करते करते खत्म हो जाएंगे। और वहीं पीछे हम एक और प्रोफेसर को दिखाते हैं जो मो को देखकर बोलते हैं मैंने अपने टारगेट को देख लिया और मेरे यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांस बिल्कुल 100% है। इस आदमी का नाम शी लू है और ये टाइम एंड असेसन ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट असेसन है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा खतरनाक कामों को दिया जाता है और वो मो को मारने के लिए 1 साल से भी ज्यादा से लगा हुआ है, पर अभी तक वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए शीलू मो के पीछे खड़ा हुआ अपने मन में सोचता है आखिरकार वो समय आ गया है जिसका मुझे इंतजार था, आज मैं यहाँ पर इस मो को मार डालूंगा जिसकी वजह से मेरा इतना ज्यादा लंबा समय बर्बाद हुआ है। और हम सामने की तरफ दिखाते हैं कि मो अपनी पिल को बनाने में काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो कहता है लगभग बनी गई, पर तभी वो देखता है कि उसके फर्नेस में क्रैक आने लगते हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जो देखकर मो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो फटने वाला है। फिर मो का ध्यान पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर शीलू खड़ा हुआ था, तो मो शीलू को देखकर कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से बाहर जाइए। पर शीलू अपने मन में सोचता है आखिर ये जैसा कह रहा है वैसा मैं क्यों करूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा मिशन यहाँ पर फेल हो जाएगा और ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। शीलू आंख मारते हुए मो से कहता है प्रोफेसर मो मैं तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया था, आपको मुझसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। पर मो तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने मन में सोचता है मैं इस चीज को और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर मो लेबोरेटरी से बाहर भागते हुए शीलू से बोलता है मैं यहाँ पर कोई तुमसे फॉर्मल नहीं हो रहा, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आए तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। शीलू को मो की बात सुनकर समझ में नहीं आता कि आखिर वो उससे क्या कह रहा है, पर जैसे ही उसका ध्यान उस फर्नेस पर जाता है जो फटने वाला होता है तो उसको देखकर उसकी भी फट जाती है। और फिर जैसे ही वो फर्नेस फटता है तो उसके साथ शूली की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो पूरी लेबोरेटरी तबाह हो जाती है। बाहर से देख रहे सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, अगर कोई इंसान अंदर होगा तो वो तो अब तक मारा जा चुका होगा, जल्दी से कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करो। मो भी लेबोरेटरी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है
मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लेबोरेटरी इस तरीके से खराब हो जाएगी। इस बार का धमाका तो साउथ मैंशन के धमाके से भी ज्यादा बड़ा था, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस धमाके की आवाज सुनकर डायरेक्टर शेन भी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और मुझ से कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो पूरी लेबोरेटरी की गायब हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और मुझसे कहते हैं आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया। ये इस पूरी कंट्री की सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी थी, आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे। पर वो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देता है और डायरेक्टर शेन से बोलता है असल में प्रोफेसर शीलू यहाँ पर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं भी यहाँ पर अजीब सा शोर सुनकर आया था, पर जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लेबोरेटरी की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और साथ ही वो अपने मन में कहता है अगर शूली यहाँ पर नहीं आता तो मैं उस स्पॉट को एंटी एक्सप्लोजन बॉक्स में डाल देता जिससे इस लैब की ऐसी हालत नहीं होती। पर वो यहाँ पर आ गया था तो ये सारी गलती उसकी है, इसलिए शीलू प्लीज मुझे माफ कर देना। डायरेक्टर शेन मुंह की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब शीलू जिंदा नहीं रहना चाहता, जल्दी से कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करो और उसको बाहर लेकर आओ। फिर सीन आधे घंटे बाद का होता है जहाँ पर हॉस्पिटल से आए हुए लोग शीलू को मलबे से बाहर निकालते हैं। शीलू पूरी तरह से जल चुका था, पर वो धीमी धीमी आवाज में कहता है प्लीज मेरी कोई मदद करो। फिर डायरेक्टर सन उन लोगों से बोलते हैं कि प्रोफेसर शीलू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं, इसलिए मुझे डर है कि अब वो कुछ समय तक प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। वो उनकी बात सुनकर कहता है प्रोफेसर सन प्लीज मुझे इसकी मदद करने दीजिए। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर इसकी इतनी भी ज्यादा गलती नहीं है। फिर सीन 3 घंटे बाद हॉस्पिटल का होता है जहाँ प्रोफेसर शीलू को थोड़ा सा होश आने लगा था। वो आँख खोलते हुए कहता है आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, आखिर तुम लोग कौन हो। वो उसकी आवाज सुनकर कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, प्रोफेसर शीलू को होश आ गया है। शीलू मो की आवाज सुनते ही समझ जाता है कि ये मो है। शीलू मो की आवाज सुनकर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वहाँ पर 2 लोग आकर उसको शांत करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर मो ने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं जिससे आपको कुछ ना हो, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हरकतें करके उनके एफर्ट को वेस्ट मत कीजिए। और फिर दूसरा आदमी कहता है हाँ इन्हें बिल्कुल ठीक कहा, आपको तो प्रोफेसर मो का शुक्रिया करना चाहिए। शीलू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या यहाँ पर इसने मेरी जान बचाई है। फिर मो आगे आकर शीलू से बोलता है हाँ इसने सही कहा कि अभी भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर तुम इस तरीके से ही हिलते रहोगे तो तुम्हारे शरीर में और भी ज्यादा दर्द होगा, इसलिए अब हिलना बंद करो और आराम करो। पर शीलू तो अपना आपा खो चुका था और वो चिल्लाते हुए मो से कहता है मो क्या तुम यहाँ पर मैं इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक टॉप असैसिन हूँ जो तुम्हें यहाँ पर मारने आया था। पर वो दोनों ही शीलू को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्रोफेसर मो ने अभी अभी आपकी जान बचाई है और आप उनसे आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो। और मो भी उसे टीज करने के लिए उसे किस करते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ये बहुत पहले भी कह चुके हो, सबसे पहले तुम अपने आप को रिकवर कर लो उसके बाद मुझे मार देना। पर शीलू को मो के इस तरीके से टीज करने की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता और वो अपने मुंह से आग उगलते हुए मो से कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक असैसिन हूँ, क्या तुम्हें मेरे मिशन की जरा सी भी कदर नहीं है। मो से कहता है हाँ हाँ तुम बोल चुके हो कि तुम एक असैसिन हो, मुझे पता है। शीलू को शांत करने वाले लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि प्रोफेसर शीलू इस तरीके से बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं, जब से एक्सप्लोजन हुआ है तब से इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो दूसरा लड़का कहता है इनने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को दे दी, पर मुझे ये नहीं पता कि इस एक्सप्लोजन के बाद क्या ये फिर से किसी को पढ़ाने जा पाएंगे। पर शीलू तो बस चिल्ला चिल्ला कर कहने में लगा हुआ था कि मैं एक असैसिन हूँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर सीन कुछ दिन बाद गाँव फैमिली का होता है जहाँ पर गाँव क्यूआ का आदमी उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है और उसे बताता है हाल ही में मो शीलू नाम के एक मेडिकल प्रोफेसर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा है। कुछ दिनों पहले शीलू ने शेंगजंग यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी को तबाह कर दिया। पर खास बात यह है कि मो को उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई। अब उसकी ये बात सुनकर गाँव क्यूआ का ध्यान उस पर जाने लगता है और वो उससे कहता है आगे बताओ। तो वो आदमी उसे आगे बताता है जब से शीलू को होश आया है तब से मो कई बार उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जा चुका है और मो किसी पेरेंट की तरह उसका ख्याल रख रहा है। इन सब बातों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाँव क्यूआ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस आदमी से कहता है सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मो की कुछ ऐसी वीकनेस भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो हम उस आदमी को एक हॉस्टेज के तौर पर मो के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कहते हुए गाँव क्यूआ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है मो अब जाकर तुम उस फीलिंग को फील कर पाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि किसी फैमिली मेंबर को खोना कैसा लगता है। जिसके बाद फिर वो आदमी से आगे कहता है जल्दी से अपने आदमियों को भेजकर उस आदमी को यहाँ पर किडनैप कर ले आओ। अब सीन कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी के एक रूम का होता है जहाँ मो के वो गाँव पिल रिफाइन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता
होता है और शीलू से बोलता है कि इस बार तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने घायल होने के बाद भी मेरी मदद करी, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर शीलू को मुंह पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये चाहता हूँ? अगर ये सब मेरे मिशन के लिए नहीं होता तो मैं तो तुम्हारे साइड में खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। मुझे एक असैसिनेशन की रेपुटेशन रखते हुए इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी शांत रहना पड़ता है, इसलिए अभी मुझे तुम्हारे साथ में रहना जरूरी है और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मो बहुत ज्यादा खुश होता है और प्रोफेसर शीलू से बोलता है, अब ये सब बातें करना बंद करो, चलो यहाँ से चलते हैं। और प्रोफेसर शीलू, आप इस मेडिसिन की जार को मेडिकल डिपार्टमेंट के फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं, अभी भी इसकी टेस्टिंग करना बाकी है। शीलू ये सुनकर कहता है, क्या अभी अभी इसने मुझे ऑर्डर दिया? वो थोड़े से गुस्से में होता है पर फिर भी वो जार को ले लेता और कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही अपने मन में सोचता है, अभी के लिए तो ये सब ठीक है, मुझे अभी तुम्हारा ट्रस्ट लेना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, बस इस चीज का वेट करना। फिर शीलू यूनिवर्सिटी के कोर्टयार्ड में घूमते हुए अपने मन में सोचता है, मो बस तुम थोड़ा सा और इंतजार करो, उस दिन जो शर्म मैंने महसूस करी थी तुम्हें उसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। और जिस तरीके से तुम्हारी हिम्मत होती है कि तुम मुझे स्लेव की तरह इस्तेमाल करने की सोचते हो, उसके लिए भी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। शीलू ये सब सोच ही रहा था पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कई सारे असैसिन्स बैठे हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अब ये लोग कौन है। फिर उनका लीडर जो व्हाइट कपड़ों में होता है वो शीलू से कहता है कि तुम मो के असिस्टेंट हो। शीलू उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ देखता है और सोचता है, ये लोग तो असैसिन्स की तरह लग रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर मेरा मिशन चुराने के लिए आए हैं? इसलिए शीलू असैसिन्स के मास्टर से कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो मेरा है। शीलू की बात सुनकर वो व्हाइट कपड़े वाला असैसिन उसका कोई और मतलब निकाल लेता है और कहता है, ये तो मो के लिए सच में काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब यही है कि इन लोगों के बीच में वैसा रिलेशनशिप है, सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर शीलू भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, आखिर ये लोग मेरी बात का क्या मतलब निकाल रहे हैं। फिर असैसिन्स का मास्टर अपने आदमियों को बोलता है कि इसको जल्दी से पकड़ लो और शीलू ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। फिर असैसिन्स का मास्टर आगे कहता है, इसके चेहरे पर एक व्हाइट पट्टी बांध दो, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से लेकर चलते हैं। शीलू उसकी बात समझ जाता है और घबराते हुए उससे कहता है, एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहना। असल में मैं भी यहाँ पर मो को मारने के लिए आया हूँ। क्या तुम लोगों ने टाई मैन के बारे में सुना है? मैं टाई मैन का एक असैसिन हूँ और मेरा मो के साथ ऐसा वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। टाई मैन के असैसिन का सुनकर वो व्हाइट कपड़े पहने हुए असैसिन हंसते हुए शीलू से बोलता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमारी कंपनी से हो? आखिर ऐसा है तो बताओ कि तुम ये जार क्यों रखे हुए हो? शीलू उससे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, पर मैं यहाँ पर ये पिल मो की मदद करने के लिए ले जा रहा था। उसकी बात सुनते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और शीलू को भी समझ में आ जाता है कि आखिर उसने अभी अभी क्या गलती कर दी। जिसके बाद वो असैसिन उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे यहाँ पर हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारा और मो का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है? अगर ऐसा होता तो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्यों देता? जल्दी से सभी लोग इसको मारना चालू करो। फिर एक जोर की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद सीन डॉर्मेट्री के अंदर का होता है, जहाँ पर मो के सामने खंजर में लेटर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि हम लोगों ने शीलू को पकड़ लिया है, अगर तुम उसे चाहते हो तो गांव फैमिली में अकेले 3 दिन बाद आ जाना। मो ये लेटर पढ़ने के बाद बोलता है, क्या उन लोगों ने प्रोफेसर शीलू को पकड़ लिया है? अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसे भी वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी गूवाओ पिल्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीन 3 दिन बाद गांव फैमिली के ट्रेनिंग एरिया का होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर स्किल्स को कल्टीवेट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है। और जिन लोगों ने ग्रेट ब्लेड्स की स्किल्स को कल्टीवेट किया है उन्हें मास्टर ऑफ ब्लेड्स कहा जाता है। और गांव फैमिली हमेशा से हथियार के तौर पर एक स्टिक का इस्तेमाल करती है, इसलिए यंगिंग सिटी में सभी गांव फैमिली को वुकोंग यानी मंकी किंग के डिसेंडेंट बोलते हैं। और गांव कियाओ उनका एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है जिसने वुकोंग के मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है। फिर हमें गांव कियाओ को मेडिटेट करता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसको देखकर कहते हैं, आखिर मास्टर गांव कियाओ ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे ही एक पूरे दिन से मेडिटेशन में लगे हुए हैं। वेनरन उन्हें बताता है कि ये अभी ओपनिंग रेल में है। ओपनिंग रेल का सुनकर वो लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मास्टर उन्हें बताते हैं कि गांव फैमिली के अंदर अलग अलग रेल्म्स हैं, जिससे वुकोंग के स्टिक को मास्टर करने की रेल्म के बारे में पता चलता है। और वुकोंग के स्टिक को इस्तेमाल करने के लिए भगवान से एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिसे ओपनिंग रेल्म कहा जाता है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हमें भीड़ में एक लड़की को दिखाते हैं, जिसको देखकर आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये कौन है। योनरन
उस मास्टर की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, इन लोगों में से किसी एक का एग्रीमेंट भगवान के साथ है, तो शायद इन लोगों के पास एक हेवनली वेपन भी होगा। और तभी हमें दिखाते हैं कि बहुत दूर से एक वेपन उड़ते हुए आता है, जो सभी लोगों के बीच में से निकलकर सामने की तरफ रखा जाता है, जिसके वहाँ पर आने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और गांव कीवा उस वेपन के यहाँ पर आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि मास्टर गांव कीवा पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर बन चुके हैं। तो वो मास्टर से कहते हैं, ये तो सीधी सी बात है। उस बात को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब येन सिटी के ग्रेट प्रिंस क्वीन येन के साथ इनने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। उस समय गांव फैमिली के मास्टर ने कई सारे मास्टर्स को जान से मारा था, और वही समय था जब गांव कीवाओ ने अपने आप को पूरी तरह से अनलॉक कर लिया था और अपनी कल्टीवेशन को भी ओपनली रेल में पहुंचा दिया था। मास्टर की बात पूरी हो जाने के बाद वेनरेन बोलता है, आज वो कमीना मो यहाँ पर डेफिनेटली मारा जाने वाला है, पर उसके मरने से पहले हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा, जिससे वो मरने से पहले हमें वो रेसिपी बता दे। यूनरेन मो का नाम सुनकर वेनरेन के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर मो और गांव कीवा के बीच में लड़ाई होने वाली है। तो वेनरेन उससे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम्हारा भी मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है? पर यहाँ पर तुम्हारा ये कहना कि इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है, ये बिल्कुल गलत है। यूनरेन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तो वेनरेन उससे कहता है, असल में आज मो यहाँ पर डेफिनेटली मारा जाने वाला है। यूनरेन वेनरेन की बात सुनकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो वेनरेन उससे पूछता है, आखिर तुम मो को कैसे जानती हो? यूनरेन थोड़ी सी शर्माते हुए उससे कहती है, हाँ, और मैं यहाँ पर उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आई हूँ। वेनरेन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये खूबसूरत सी लड़की मो की एक्स गर्लफ्रेंड है? पर फिर वेनरेन यूनरेन से बोलता है, आखिर तुम मो के साथ कैसे जुड़ी हुई हो? क्या तुम मो की गर्लफ्रेंड हो? पर आज तो मो यहाँ पर मारा जाने वाला है, तो क्या उसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? यूनरेन उसकी बात सुनकर उससे कुछ कहती उससे पहले ही वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या यहाँ पर गांव फैमिली के साथ जी फैमिली भी है और 20 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पर मो को मरता हुआ देखना चाहते हैं? जो देखकर वो सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है, मो ने तो येंग सिटी में कई सारे पावरफुल लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। गांव कीवा अपने हथियार को उठाते हुए सभी लोगों से शांत रहने का बोलता है और कहता है, अगर आज वो लड़का गाँव फैमिली के अंदर आ गया तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। पर तभी मो की आवाज आती है और वो कहता है, अगर ऐसा है तो जरूर मैं ये देखना चाहूंगा कि येंग सिटी के मार्शल आर्टिस्ट मास्टर आखिर कितने ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग मो की आवाज सुनकर पीछे की तरफ देखने लगते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मो वहाँ पर पहुँच चुका था। यूनरेन भी मो को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद मो आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग मो के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि मो में सच में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर आ गया। पर ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि ये यहाँ पर मास्टर गांव कीवा के हाथों साथ मरने वाला है। यूनरेन भी भीड़ के अंदर से खड़ी होकर मो को देख रही थी और वो अपने मन में सोचती है, मैं ऐसे ही मो को यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे इससे बात करनी होगी जिससे ये यहाँ से चला जाए। पर मो तो अपनी फुल स्पीड के साथ गांव कीवा के पास पहुँच जाता है और अपनी तलवार को निकालते हुए गांव कीवा से पूछता है, आखिर शीलू कहाँ पर है? गांव कीवा उसके मुंह से ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, इसका मतलब मेरे आदमियों की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही थी, मो को शीलू की बहुत ज्यादा परवाह है। इसलिए गांव कीवा उससे कहता है, अगर तुमने मेरे 3 हिट्स को सर्वाइव कर लिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। जो सुनकर मो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि गांव कीवा को मेरी गू पिल के बारे में पता है कि नहीं, अगर शीलू यहाँ पर है तो उसको पता होगा कि मेरी पिल्स कहाँ पर है। फिर हम स्टेडियम में गांव कीवा की एनर्जी को रिलीज होता हुआ दिखाते हैं, जो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। वहाँ आए हुए सभी लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी ये ही एक मार्शल आर्ट मास्टर की रियल स्ट्रेंथ है। फिर गांव कीवा जंप कर आगे आकर मुंह पर अपना फर्स्ट अटैक करता है, पर मुंह बड़े ही आसानी से उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। गांव कीवा ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है, इसने मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर लिया, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि ये मेरे बाकी बचे हुए 2 अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता है। फिर गांव कीवा एक एक कर अपने सेकंड और थर्ड अटैक को भी कर लेता है, जहाँ पर उसके रेडिश ऑरा को देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मो अब तक मारा जा चुका होगा। मास्टर गांव कीवा ने अपने थर्ड अटैक को भी कंप्लीट कर लिया है और ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको सर्वाइव कर सके। जियाकी भी मो के मरने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और वेनरेन कहता है, मो तो बड़े ही आसानी से मारा गया, पर अब इसके मर जाने की वजह से हमें वो बॉडी रिफाइनिंग पिल की रेसिपी कैसे मिलेगी। यूनरेन को भी ऐसा ही लगता है कि मो मारा जा चुका है, इसलिए वो कहती है, मो तुम मुझे इस तरीके से
इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पर गाओ क्यूआओ का ऑरा जैसे ही कम होता है तो वो देखता है कि मो उसके सामने खड़ा हुआ था और वो उससे कहता है, जैसा मैंने तुमसे कहा था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। गाओ क्यूआओ मो को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या मो ने गाओ क्यूआओ के थर्ड अटैक को भी सर्वाइव कर लिया? आखिर ये कमीना अभी तक मारा क्यों नहीं गया? ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो आगे देखते हैं। मो गाओ क्यूआओ से कहता है, जैसा तुमने मुझसे कहा था, अब मुझे बताओ कि शीलू कहाँ पर है। गाओ क्यूआओ मो की बात सुनकर सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि शीलू कहाँ पर है तो मैं इससे अपना बदला नहीं ले पाऊंगा और ना ही अब मैं इसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ। इसलिए गाओ क्यूआओ चिल्लाते हुए कहता है, मैंने उसे जाल से मार डाला है और अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उसी के पास पहुँचने वाले हो। जो बोलते हुए गाओ क्यूआओ अपनी स्टिक को आसमान में फेंक देता है, जिसके घूमने की वजह से उसके अंदर से कई सारी एनर्जीज के एरो निकलकर मो पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर मो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और युनरिन चिल्लाते हुए मो से कहती है, संभल कर। फिर सीन शिफ्ट होकर ये सिटी से बाहर का आ जाता है, जहाँ पर मास्टर लोंगवू एक और मास्टर के साथ बैठे हुए थे और उनके साथ चेस खेल रहे थे। पर हमें बताया नहीं जाता कि वो मास्टर कौन है और ना ही हमें उनकी शक्ल दिखाई जाती है। वो मास्टर लोंगवू से बोलते हैं, क्या तुम उस लड़के से मिले थे? मास्टर लोंगवू उससे बोलते हैं, हाँ मैं मिला था और मैंने उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया है। तो वो मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिर वो कैसा दिखता है। मास्टर लोंगवू कहते हैं, उसकी आंख, आईब्रोज सब लिटिल मास्टर मो की तरह है, पर अभी देखा जाए तो यंग सिटी उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए अभी हमें उसके बड़े होने का और वेट करना होगा, क्योंकि अभी यंग सिटी में कोई भी हरकत करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वो मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा, अभी वो यंग सिटी के मास्टर्स के लेवल पर नहीं आया, पर मैं तो ये सुनकर हैरान हूँ कि आज गाओ क्यूआओ उससे लड़ने वाला है। मास्टर लोंगवू जोरों से हंसते हुए उनसे कहते हैं, अगर मो यहाँ पर इस गाँव फैमिली तक को तबाह नहीं कर पाया तो वो कभी भी अपने पिता के नाम पर खरा नहीं उतर सकता। जिसके बाद सीन फिर से गाँव फैमिली के ट्रेनिंग एरिया पर आ जाता है, जहाँ पर पूरे में आग लगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लगता है गाओ क्यूआओ सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है, इसलिए उसने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल हेवनली डार्क स्टिक स्किल को इस्तेमाल किया है। तो दूसरा लड़का ये सुनकर कहता है, हेवनली डार्क स्टिक स्किल जिसमें लावा पानी की तरह बहती है, मुझे अब जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि मो इसके बाद सर्वाइव कर पाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का मास्टर गाओ क्यूआओ के आगे कुछ भी नहीं है, इसका तो मरना पहले से ही तय था। वेनरेन भी देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ था और अपने मन में सोचता है, गाओ फैमिली ने सब कुछ तबाह कर दिया, मुझे तो पहले ही लगा था कि ये इसकी जिंदगी नहीं बख्शने वाले, पर कैन फैमिली को अभी भी इसकी जरूरत थी। और युनरिन रोते हुए अपने मन में सोचती है, मो तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे और तुम हमेशा मेरे दिल में एक हीरो की तरह रहोगे जो कभी नहीं मरता। तुमने अभी तक कभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी और अगर आज तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अब गाओ क्यूआओ के अटैक की वजह से जमीन में एक गड्ढा हो जाता है, पर वो उस गड्ढे के अंदर अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ था, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गाओ क्यूआओ से बोलता है, आखिर शीलू और वो पिल्स कहाँ पर हैं? गाओ क्यूआओ पिल्स का सुनकर कहता है, क्या आखिर तुम किस पिल्स की बात कर रहे हो? मो ये बात सुनकर कहता है, लगता है गाओ क्यूआओ को अभी तक उन पिल्स के बारे में पता नहीं है। पर गाओ क्यूआओ तो मो को इस तरीके से खड़ा हुआ देखकर सच में बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और मो ने यहाँ पर गाओ क्यूआओ के उस हेवनली स्टिक को भी पकड़ा हुआ था, जो देखकर गाओ क्यूआओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाती है। नीचे खड़े हुए लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं, आखिर मो ये क्या कर रहा है? क्या इसमें सच में गाओ क्यूआओ के हेवनली स्टिक को पकड़ने की हिम्मत है? वेनरेन ये देखकर खुश होता है और अपने मन में सोचता है, मो तुमने सच में यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। ये हेवनली स्टिक अभी भी गाओ क्यूआओ को ही अपना मास्टर मानती है और अगर कोई दूसरा इंसान अगर इसको टच करने की हिम्मत भी करता है तो वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वर्स्ट केसेस में तो उसकी वेन्स पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। मो तुमने भी अपने मरने का रास्ता खुद से ही ढूंढ लिया है। गाओ क्यूआओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें तुम्हारी ताकत के बारे में पता नहीं है। ये हेवनली स्टिक गाओ फैमिली की है जिसे तुम नहीं छू सकते। पर मो हंसते हुए उससे कहता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं टच नहीं कर सकता। जो बोलते हुए मो उस हेवनली स्टिक के अंदर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो हेवनली स्टिक भी मो की हो जाती है। ये देखते ही गाओ क्यूआओ के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि अब तुम इस हेवनली स्टिक को भी कंट्रोल कर सकते हो। पर मो अभी भी यहाँ पर गाओ क्यूआओ को बड़े आराम से समझाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर हार चुके हो, अब शीलू को यहाँ से जाने दो। और बाकी लोग भी जो ये सब देख रहे थे उन सब के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो लोग कहते हैं,
ये तो हुआ का एक गरीब सा लड़का है, आखिर इसके अंदर हेवनली स्टिक को कंट्रोल करने की ताकत कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट का कंट्री साइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और यूनरेन मो को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर वैनरेन अभी भी उन लोगों से हंसते हुए कहता है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, अगर मो ने इस हेवनली स्टिक को कंट्रोल भी कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, गाओ क्यूआओ के पास अभी भी अपने एक आखिरी मूव बचा है। और अब ये देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरा उस रेसिपी को लेने से ज्यादा गाओ फैमिली का रिवेंज लेना ज्यादा जरूरी है। यूनरेन फिर से उसकी बात सुनकर टेंशन में आ जाती है और हम स्टेज की तरफ दिखाते हैं कि गाओ क्यूआओ अपनी 18th स्टिक फॉर्मेशन की मदद से कई सारे स्टिक्स को आसमान में उठा लेता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर गाओ क्यूआओ सभी स्टिक्स को एक फॉर्मेशन में लाते हुए सभी स्टिक्स को मो के ऊपर फेंक देता है और कहता है मो मैं चाहता हूँ कि आज तुम हर चीज की कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। मो गाओ क्यूआओ की 18th स्टिक फॉर्मेशन को देखकर बिल्कुल सावधान हो जाता है और सोचता है अभी तक मैंने वो गाओ पिल को इस्तेमाल करके अपना ब्रेक थ्रू पूरा नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके ही इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। फिर वो सभी 18 स्टिक्स सीधे आकर मो से टकराने लगती हैं और मो हेवनली स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उनको रोकने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर गाओ क्यूआओ के इस फॉर्मेशन के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मो जमीन में धंस जाता है और यूनरेन चिल्लाते हुए मो को आवाज देती है और सभी लोगों को ये देखकर ऐसा लगता है कि मो यहाँ पर मर चुका है। गाओ क्यूआओ भी जोरों से हंसते हुए कहता है गाओ फैमिली के लोगों को छूने वालों का अंजाम यही होता है। जिसके बाद मास्टर जी मो के लिए प्रेयर करते हुए सभी लोगों को बताते हैं गाओ फैमिली की ये 18 स्टिक फॉर्मेशन को डेडली फॉर्मेशन भी कहा जाता है और 100 साल से भी ज्यादा से मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई भी इंसान हो जो इस फॉर्मेशन से बच पाया हो। ये देखकर साफ है कि मो सच में मारा जा चुका है। यूनिट ये सुनते ही वहीं पर बैठकर मो के लिए जोरों से रोने लगती है और वहाँ खड़े हुए सभी लोग कहते हैं जल्दी करो हमारे पास यही मौका है। फिर वो सभी तेजी से गाओ क्यूआओ के पास जाकर उसको कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं आप तो सच में यंग सिटी के बेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर हैं। वो सभी यहाँ पर गाओ क्यूआओ की तारीफ कर गाओ फैमिली के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे फ्यूचर में उनके इस चीज से फायदा हो सके। पर वैनर ये सब देखकर भी अपने मन में सोचता है ये तो सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे वो रेसिपी नहीं मिल पाई। गाओ क्यूआओ अपनी तारीफ सुनकर हंसते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोग तो मेरी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यंग सिटी का ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड इसके जैसे बच्चों के लिए नहीं है। पर तभी उन स्टिक्स में से एक आवाज आती है जो सुनकर गाओ क्यूआओ थोड़ा सा हैरान पीछे की तरफ देखने लगता है और वो सभी उन स्टिक्स की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन स्टिक्स के अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। वहाँ खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं आखिर ये सब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी धरती हिल रही है। पर फिर अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि मो ने रूल लाइफ फर्स्ट फॉर्मेशन की मदद से अपने आप को बचा लिया था और वो पूरी तरह से सही सलामत था। जियाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मास्टर जी से पूछता है मास्टर आखिर ये किस तरीके के फॉर्मेशन है और मो अभी तक क्यों नहीं मरा। मास्टर जी उसे बताते हैं कि ये हेवनली रूल लाइफिस्ट फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगा था कि इस लड़के को हेवनली रूल लाइफिस्ट फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, पर ये तो बुद्धास की मिस्टीरियस फॉर्मेशंस में से एक है। आखिर इस लड़के को इसके बारे में कैसे पता है। अब मो सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो गाओ क्यूआओ से कहता है तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हारी इस गाओ फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। फिर मो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए पाप टेक्निक की मदद से कुछ ही देर में पूरी गाओ फैमिली को तबाह कर देता है और सब कुछ तबाह हो जाने के बाद गाओ क्यूआओ की शक्ल देखने लायक होती है। गाओ क्यूआओ रोते हुए कहता है मेरी गाओ फैमिली, तुमने मेरी गाओ फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिर मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गाओ क्यूआओ की तरफ बढ़ने लगता है तो गाओ क्यूआओ मो से कहता है मेरी तरफ आना बंद करो। पर मो उससे कहता है जब एक मास्टर अपनी मौत से मिलता है तो वो उसके सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है। फिर मो जल्दी से जाकर गाओ क्यूआओ को उसके गले से पकड़ लेता और कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना बाप मानकर बाप बोलोगे तो ही मैं तुम्हारी इस जान को बख्शने वाला हूँ। गाओ क्यूआओ काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरे मरने के साथ ये पूरी गाओ फैमिली भी तबाह हो जाएगी, इसलिए गाओ क्यूआओ मो से बोलता है डैडी प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद मो गाओ क्यूआओ से बोलता है कि अब मुझे बताओ कि शीलू कहाँ पर है।
तो गाओ कियाओ उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग यार्ड के पीछे छुपा हुआ है। जिसके बाद मो गाओ कियाओ को वहीं पर फेंक देता है और कहता है मेरा तुम्हारी तरह कोई भी नालायक लड़का नहीं है। और साथ ही वो वैन रन को सुनाते हुए कहता है मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा प्लान केन फैमिली ने बनाया था। अगर तुम्हें वो पिल्स चाहिए तो वो मेरे रूम पर रखी है, जाओ और जाकर ले लो। पर वैन रन तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिससे हमें साफ समझ में आता है कि अब वो इतनी हिम्मत नहीं करने वाला। फिर यूनियन वहाँ से जाने लगती है और हमें बताते हैं कि मो गांव फैमिली की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और यूनियन वहाँ से मुंह से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। शीलू वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनते ही चिल्लाने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है आखिरकार यहाँ पर कोई मुझे बचाने के लिए आ गया है। गांव फैमिली के वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं है, उनने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी। पर तभी वो सामने की तरफ देखता है कि वहाँ पर मुंह था। वो अपना हाथ लंबा कर उसकी रस्सियों को काट देता है और शीलू को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो शीलू से पूछता है कि आखिर मेरी वो गाँव पिल्स कहाँ पर है। शीलू पिल का जार देते हुए मुंह से कहता है तुम्हारी पिल्स ये रही। वो उस जार को देखकर सच में खुश होता है और सोचता है आखिर इसने मेरी पिल्स को सुरक्षित रखा था। जिसके बाद वो उन पिल्स को ले लेता है और शीलू से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो वहाँ से आगे आगे जाने लगता है और शीलू उसके पीछे आते हुए कहता है मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्या उसको यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं रोका। पर जैसे शीलू अपने सामने की तरफ देखता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि पूरी गांव फैमिली तबाह हो चुकी थी। शीलू ये देखकर सोचता है क्या ये सब मो ने किया है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और साथ ही अपने मन में सोचता है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे इस तरीके से नहीं मार सकता, मेरा मिशन यहाँ पर फेल हो चुका है। पर अब तो मैं टियान मैन में भी वापस नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर मो को अपना मास्टर मानना होगा। फिर मो के गांव फैमिली से निकल जाने के बाद यूनियन मो का रास्ता रोक लेती है और मो से कहती है हाय हैंडसम। मो उसकी बात सुनकर कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। यूनियन को ये देखकर ऐसा लगता है कि मो ने उसको मास्क के अंदर नहीं पहचाना, जो सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और मो से कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे। पर मो एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए यूनियन से बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर एक मास्क पहन लोगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनियन मो को बताती है कि हमारी बाई फैमिली ने यंग सिटी में भी एक छोटी सी मेडिकल कंपनी डाली है और फादर ने मुझसे कहा था कि यहाँ के मार्केट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने वाली हूँ। तो वो यूनियन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ रुकने वाली हो। पर ये बात सुनकर यूनियन शर्माते हुए मुझसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रुकने वाली हूँ, तो मुझे इस तरीके से गुड बाय कहकर यहाँ से नहीं जा सकते। सच में मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है और अब जब तक मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं। मो यूनियन की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है मेरे रूम के अंदर तो भाई जुओ है, आखिर मैं इसे अपने रूम के अंदर कैसे ले जा सकता हूँ। और तभी सोने को सुहागा बनाते हुए भाई जुओ रूम से बाहर आ जाती है और मो को देखकर बोलती है मो आखिर तुमने गेट क्यों नहीं खटखटाया। और मो भाई जुओ की आवाज सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मेरे यहाँ पर वाट लगने वाली है। यूनियन भाई जुओ को देखकर मो से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। और भाई जुओ भी यूनियन को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज होती है और वो अपने इंट्रो देने वाली ही होती है। पर तभी मो चिल्लाते हुए यूनियन को बताता है कि ये मेरी रूममेट है, तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर खड़ी होकर बातें करो जब तक मैं अंदर जाकर रूम को साफ करता हूँ। जो बोलकर मो जल्दी से उन दोनों को बाहर ही छोड़कर अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। जिसके बाद भाई जुओ यूनियन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो यूनियन यहाँ पर उसे ये बताती है कि मो मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद सीन मो के रूम के अंदर का होता है और वो अपने बेड पर बैठा हुआ अपने मन में सोचता है ये सब तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर भाई जुओ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो शायद वो मेरी मदद कर सकती है। जिसके बाद मो अपनी वोगा एप्पल को खाते हुए ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है और फिर थोड़ी ही देर कल्टीवेट करने के बाद मो कहता है हाँ ये हो गया, आखिरकार मेरा ब्रेक थ्रू पूरा हो गया। अब मैंने कोर फॉर्मेशन के मिडिल लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मेरी चेतना यहाँ पर बैठकर भी 100 माइल दूर की चीजों को भी जान सकती है और मेरी कल्टीवेशन पूरी हो जाने की वजह से मेरे साथ साथ मेरी चेतना भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। मो अपना ब्रेक थ्रू पूरा करने के बाद थोड़ी देर आराम ही कर रहा होता है, पर तभी उसके पास फेंगियान का कॉल आता है जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो मो से कहती है मो प्लीज मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो वो मुझको मार देगा। मो फेंगियान की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम रुको मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर मो जैसे ही फेंगियान के पास जाने के लिए अपने रूम का गेट खोलता है तो वो सामने उन दोनों लड़कियों को देखता है जो दोनों ही मो से कहती हैं आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। पर मो को फेंगियान की चिंता हो रही थी इसलिए वो वही बिल्डिंग से कूद जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम घर पर
रुक कर इसका ख्याल रखना, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर मो की बात सुनकर यूनरिन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद सीन आधी रात का दाव फैमिली के कोर्टयार्ड का होता है, जहाँ पर मो सामने खड़ा हुआ यूनरिन से बोलता है कि ये दाव फैमिली का मेंशन है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों ही मेंशन के अंदर भाग कर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सामने की तरफ देखते हैं कि फैगियान बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसके चेहरे का रंग भी पूरी तरह से बदल चुका था। मो फैगियान को देखकर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फैगियान मो की आवाज सुनते ही जल्दी से आकर उससे चिपक जाती है और मो से कहती है कि मेरे रूम के अंदर एक भूत है। और यूनियन ये देखकर कहती है कि आखिर तुम मेरे टीचर से गले क्यों लग रही हो। फिर वो फैगियान को शांत करता है और उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फैगियान उसे बताती है कि एक भूत है जिसे मैंने फिल्म किया है, तुम उसे देख सकते हो। पर यूनियन उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम बस मेरे टीचर से गले लगना चाहती थी, यहाँ पर कोई भूत या डीमन नहीं है। पर जैसे ही वो फैगियान के फोन में उस डीमन की फोटो देखती है तो यूनियन बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है शैतान। पर वो उस डीमन की फोटो देखकर अपने मन में सोचता है ऐसे ही किसी डीमन को फिल्म नहीं किया जा सकता, पर अगर इसको फिल्म किया जा सकता है तो इसका मतलब ये कोई भी शैतान नहीं है, तो वो आखिर ये क्या हो सकता है। फिर वो फैगियान से बोलता है कि आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है, उनसे कहो कि वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बनाने का सामान तैयार करे, यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम इस डीमन को मार सकते हैं। पर फैगियान मो को बताती है कि मेरे फादर और ग्रैंडपा दोनों ही बिजनेस की वजह से बाहर गए हुए हैं, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं उन्हें मेट्स को बताकर अरेंज करवा दूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद मो वहाँ पर कई सारी कैंडल्स और अगरबत्तियां लगा देता है और मो वहाँ पर कई सारी सूखी लकड़ियों को भी लिविंग रूम में जमा देता है। और मो उन लोगों को बताता है कि अगर तुम्हारे घर के अंदर एक शैतानी डीमन है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आग का इस्तेमाल कर उसको जलाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर सेकंड स्टेप में हमें कोल पाउडर का इस्तेमाल करके डीमन के फ्लैश को जलाना होगा, जिससे हम इस चीज को पक्का कर सके कि वो डीमन फिर से हमारे घर में कभी वापस नहीं आ पाएगा। और फिर इसके बाद हमें थर्ड स्टेप को कंप्लीट करना होगा। फैगियान और यूनरिन दोनों ही ये सुनकर कहती हैं अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें उस चीज को तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास है, अब बस हमें डीमन के बाहर आने तक का वेट करना है। फिर जैसे ही आसमान में चांद चमकने लगता है तो वो उन दोनों को लेकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी तो वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर फैगियान की रूम के गेट खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो ये देखकर घबराते हुए सोचता है क्या डीमन को भी पता है कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। और फिर जैसे ही वो डीमन गेट खोलकर सामने आ जाता है तो वो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है एक बार यून फैमिली में मैंने सुना था कि अगर कोई शैतानी डीमन अपीयर होता है तो वो किसी भी चीज को छू नहीं सकता, पर अगर ये डीमन दरवाजा खोल सकता है इसका मतलब ये डीमन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो उन दोनों को पीछे करता है और अपने हाथ में लाइटर लेकर उससे कहता है यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो चार में आग लगाकर उसको लकड़ियों पर फेंक देता है, जिससे वो सूखी लकड़ियां जलने लगती हैं और वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। वो ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो इंसानों की भाषा भी जानता है। जिसके बाद वो उस डीमन के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देता है, जिससे वो डीमन फिर से चिल्लाना चालू कर देता है। जिसके बाद फैंगियान चिल्लाते हुए मुंह से कहती है जल्दी से अपने थर्ड स्टेप को भी पूरा करो। मो फैंगियान की बात सुनकर शर्माते हुए कहता है ठीक है डीमन, आज मैं तुम्हें मेरे थर्ड स्टेप के साथ जान से मार डालूंगा। जिसके बाद मो अपनी चेन खोलकर उस डीमन के ऊपर अपनी टंकी खाली करने लगता है और एक इतनी ऊंची पिचकारी देखकर फैंगियान और यूनरिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो डीमन अपने ऊपर मो को अपनी टंकी खाली करता हुआ देखकर चिल्लाकर कहता है अब ये सब करना बंद करो, मैं सोंग युआन हूँ। फैंगियान सोंग युआन को जानती थी इसलिए वो कहती है सोंग युआन क्या सच में ये तुम हो। पर मो और यूनरिन दोनों ही उसको देखते हुए कहते हैं तो ये एक इंसान है। फिर सोंग युआन अपनी डीमन वाला मास्क उतार देता है तो फैंगियान उसको देखकर घबरा जाती है और कहती है सोंग युआन आखिर तुमने ये सब क्यों किया। सोंग युआन थक चुका था और वो वहीं पर लेटकर कहता है फैंगियान असल में मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था इसलिए मैंने एक डीमन का ड्रेस पहनकर तुम्हें डराने की कोशिश करी थी। पर उसकी ये बात सुनते ही फैंगियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब से हो। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है जल्दी से इसको यहाँ से ले जाकर बाहर फेंक दो। पर सोंग युआन उसे कहता है नहीं रुक जाओ। और मो और यूनरिन ये देखकर कहते हैं ये तो अपने लव कन्फेशन का बिल्कुल ही गलत रास्ता था। जिसके बाद सीन सोंग फैमिली के लिविंग रूम पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सोंग युआन के फादर उसको देखकर रोते हुए कहते हैं सोंग युआन आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम्हारे साथ ये किसने किया है। सोंग युआन काफी ज्यादा घायल था और वो अपने फादर से हिचकिचाते हुए कहता है फादर मैं उसे पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो मो का नाम लेता है तो उसके फादर रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम मो का पीछा
कर रहे थे, पर फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। मेरे लड़के, पहली बार है कि मुझे पता चला है कि तुम किसको लाइक करते हो। तुम चिंता करना बंद करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करूंगा। सॉन्ग यूआन ये सुनकर समझ जाता है कि उसके फादर कुछ गलत समझ रहे हैं और वो अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके फादर वहाँ से जाते हुए सोचते हैं, मैं मो को तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर दाव फैमिली के अंदर फेंग यान और यूनरिन दोनों के बीच में मो के लिए आग लगी हुई थी। फेंग यान सबसे पहले आगे बढ़कर यूनरिन से बोलती है, आखिर तुम्हारा मो के साथ क्या रिलेशन है। यूनरिन कहती है, मेरा और मो के बीच का रिलेशनशिप ऐसा कोई आम नहीं है जिसे मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं। फेंग यान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारा और मो का कोई रिलेशन आम नहीं है, पर मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मेरा और उसका रिलेशनशिप आम नहीं है। हम लोग पहले कुछ समय तक एक रूम में एक बेड पर सोए हैं। तो यूनरिन कहती है कि मो ने मुझे कपड़े उतारते हुए देखा है, तो इस तरीके से सोना कुछ भी नहीं है। पर मो दोनों को शांत करते हुए कहता है, तुम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए, हम लोग आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। पर वो दोनों ही चिल्लाकर मुझसे कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ना चालू कर देती हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को मो के साथ हुए एक दूसरे के इंसिडेंट के बारे में बताती है और एक दूसरे के साथ कंपेयर करती है कि कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ फेंग यान फ्लो में ये बता देती है कि मो ने एक बार मुझे पी करते हुए देख लिया था। ये सुनते ही मो के ऊपर तो बिजली चमक जाती है और यूनरिन भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद यूनरिन फेंग यान को समझाते हुए कहती है, तुम्हें ऐसी बातों के बारे में चिल्ला कर नहीं बताना चाहिए। फेंग यान जल्दी से अपने मुंह को हाथों से बंद कर लेती है और उन दोनों को अपने घर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। अब हमें आधी रात को गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मो अपने रूम के लिए वापस जा रहा था, पर वहीं पर कुछ लोग छुप कर मो का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि मो वहाँ पर आ रहा है, तो वो इशारा कर अपने साथियों से बोलता है कि टारगेट यहाँ पर आ चुका है, एक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मो एक कमजोर सा प्रोफेसर है, पर इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शैतानी है और इसकी एक रेपुटेशन भी है, इसलिए हम लोगों को संभल कर काम करना होगा। और जैसे ही मो उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, तो वो लोग जल्दी से मो के सामने निकलकर उसके सामने एक पाउडर फेंक देते हैं। मो उस पाउडर की वजह से खांसने लगता है, पर अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर कर लेता है। उन लोगों ने एक अजीब तरीके का सूट पहना हुआ था और उनमें से एक बोलता है, मो अब तुम्हें पॉइजन दे दिया गया है, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो जाए तो हमारे साथ चलो, ये ब्लैक मार्केट में मिलने वाला एक बेस्ट पॉइजन में से एक है, और बस थोड़ी ही देर में मो अपने पैरों पर तक खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। मो उन लोगों के सूट पर लगे हुए लोगों को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर वो सॉन्ग फैमिली की तरफ से आए हैं, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये बात जानने के लिए वो सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक्टिंग कर लेनी चाहिए। फिर मो उन लोगों के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करता है और रोड पर वहीं पर गिर जाता है। असल में इन सूट्स में लड़कियां थीं और वो मो को देखकर कहती हैं, लगता है कि ये बेहोश हो चुका है, पर ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, हमें नहीं पता था कि हमारे सॉन्ग यूआन यंग मास्टर इस तरीके के इंसान है, सच में मुझे तो अमीर लोगों की जिंदगी समझ में ही नहीं आती। तो उनमें से एक लड़की कहती है, अब बात करना बंद करो और जल्दी से इसे हमारे साथ सॉन्ग फैमिली में ले चलो, हमें इसे मास्टर के पास भी ले जाना है। मो उन लोगों की बातें सुन रहा था और वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सॉन्ग यूआन के फादर ने मुझे किडनैप करवाया है, लगता है कि वो अपने लड़के का मुझसे रिवेंज लेना चाहता है, और ये तरीका तो मुझे कोई जाना पहचाना सा लग रहा है। और हमें दूसरी तरफ सॉन्ग यूआन को दिखाते हैं, जो अपने बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था, अगर मेरे फादर यहाँ पर सच में मेरी मदद करना चाहते हैं और वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यानी आज रात मेरे पास फेंग यान होगी। जो सोचकर सॉन्ग यूआन काफी ज्यादा खुश होता है और तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने लड़के से कहते हैं, देखो जो तुम्हें चाहिए था मैं उसे यहाँ पर ले आया हूँ। सॉन्ग यूआन फेंग यान का सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, आखिरकार वो दिन आ गया है जब तुम और मैं एक साथ होंगे। पर जैसे ही सॉन्ग यूआन अपने सामने मो को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सॉन्ग यूआन के फादर अपने लोगों से बोलते हैं, देखो मेरा लड़का कितना ज्यादा खुश है। सॉन्ग यूआन रोने लगता है और वो उनसे कहने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए था, पर वो ठीक से कुछ नहीं बोल पाता और उसके फादर भी उसकी नहीं सुनते। फिर वो शर्माते हुए अपने लड़के के बिस्तर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे लड़के मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और यहाँ पर मैंने केवल इसी को नहीं लाया, इसके अलावा मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया है जिसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सॉन्ग यूआन अपने फादर की ऐसी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल चुका था। फिर वो लोग मुंह को सॉन्ग यूआन के साइड में लिटा देते हैं, जिसके बाद सॉन्ग यूआन के फादर अपने लोगों से कहते हैं, चाहे रूम के अंदर से कैसे भी आवाज आए पर कोई गेट को नहीं खोलेगा, कुछ भी हो सुबह तक यहाँ
यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, जाओ बाहर से गेट को लगा दो। फिर सोंग युआन के फादर वहाँ से जाते हुए अपने लड़के से कहते हैं एंजॉय करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मुंह मुस्कुराते हुए उठता है, जिसके बाद रूम में से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुंह अंदर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। पर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मुंह एक ईवल से स्माइल देते हुए अपने हाथ में कैंडल रखे होता है और साथ में दूसरे हाथ में एक चाबुक रखे रहता है, जो देखकर सोंग युआन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुंह सोंग युआन के रूम में से जा रहा था, पर साथ ही वो उससे कहता है आज मैंने सच में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अगर कभी भी तुम्हें ये फिर से करना हो तो मुझे बुला लेना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बाहर खड़े हुए लोग चीखों की आवाज सुनकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं मुझे पता है कि यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा मजा कर रहे होंगे, पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये साउंड इस तरीके से बंद क्यों हो गया। अब अगले दिन जैसे ही वो लोग सोंग युआन के रूम का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि मो उसे पट्टियों से बिस्तर पर बांधकर वहाँ से भाग चुका था और उसे बहुत ज्यादा पीटा भी था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सोंग युआन के फादर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सोंग युआन रोते हुए अपने फादर से कहता है फादर वो एक बहुत बड़ा शैतान है। ये सुनकर सोंग युआन के फादर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं उस मुंह से तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। पर वो जोश जोश में सोंग युआन के गले को इतना टाइट पकड़ लेते हैं कि सोंग युआन उनसे कहता है फादर मैं सांस नहीं ले पा रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब सीन उसी दिन का शेंगजिंग यूनिवर्सिटी का होता है जहाँ पर टेस्ट लैब के अंदर शीलू के पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि नंबर O 2 और 3 को मो को मारने के लिए भेजा गया है। शीलू उस मैसेज को पढ़कर बोलता है नंबर O 3 और 2 असेसिन्स में 3rd रैंक 9th रैंक और 13th रैंक पर है, और अगर वो तीनों ही एक साथ मिलकर किसी पर अटैक करते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं, और अगर वो तीनों यहाँ पर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली मो को मार डालेंगे। पर मो ने मेरी मदद करी है इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी मो का फोन बजता है और उसके पास कमांडर जू का फोन आता है और कमांडर जू मो को बताते हैं कि अगर आप यंग सिटी में हैं तो आप सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मैंने अभी अभी सुना है कि टियान मैन से उनके टॉप असेसिन्स यंग सिटी में आपको मारने के लिए आ रहे हैं। वो असेसिन्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और उन लोगों ने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को मारा है, इसलिए अगर आप मेरी राय माने तो आपको सावधान रहना होगा। मो कमांडर जू से बोलता है कमांडर जू आपका इस चीज के लिए शुक्रिया, मैं अपना ख्याल रखूंगा। शीलू वहीं पर खड़ा हुआ मो की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और वो मो की बातें सुनकर कहता है क्या यहाँ पर मो को ये पता चल चुका है कि मैं एक असेसिन हूँ, और क्या उसे ये भी पता है कि मैं इसको यहाँ पर मारने आया था। इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे गुस्सा है और ये मेरे साथ भी वैसा ही करेगा जैसे इसने गाँव फैमिली के साथ किया था। जिसके बाद मो शीलू से बोलता है प्रोफेसर शीलू। तो शीलू घबराया हुआ मो से कहता है बताइए आपको क्या चाहिए। तो मो उसे कहता है कि रिमोटेड माउंटेन के ऊपर कल शाम तक कुछ ग्रेव्स को तैयार रखना। ग्रेव्स का सुनकर शीलू बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोचता है क्या मो ये चाहता है कि मैं अपनी कब्र खुद से खोद कर रखूं। अब हमें 2 दिन बाद उन तीनों को मो की डॉर्मेट्री की छत पर दिखाते हैं, जिसमें से एक कहता है कि हम लोग मो की डॉर्मेट्री के बिल्कुल ऊपर हैं और मैंने पता किया है कि वो हर दिन 10 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाता है। तो नंबर 9 बोलता है कि ये लोग हमें एक प्रोफेसर को मारने के लिए सच में बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, पर ये तो सच में बहुत ज्यादा आसान है। तो नंबर 13 हंसते हुए कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक गेम खेलें जिससे ये पहले से काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। हम तीनों ही यहाँ पर एक हंटिंग टूर्नामेंट रखते हैं और देखते हैं कि कौन उसको मार पाता है, और जो भी सबसे पहले उसको मारेगा सारा का सारा इनाम उसका होगा, और हम लोग यहाँ पर मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। फिर हमें नीचे की तरफ दिखाते हैं कि वो अपनी डॉर्मेट्री की तरफ आ चुका था। तो नंबर O उसको देखकर कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है, चलो चलते हैं। फिर नंबर O और 9 मुंह पर अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि रिमोटेड माउंटेन के ऊपर शीलू कब्र खोदने में लगा हुआ था और साथ ही वो कहता है क्या वो सच में यहाँ पर मुझे मारने वाला है, पर ये तो नामुमकिन है क्योंकि वो तीनों असेसिन्स टियान मैन के बेस्ट है और वो तीनों मिलकर मुझसे काफी ज्यादा अच्छे भी है। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मो का कोई चांस है कि वो यहाँ पर वापस आ पाएगा। और साथ ही वो सामने की तरफ देखकर कहता है इतना बड़ा गड्ढा मेरी कब्र के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि O और 9 मो के आसपास खड़े हुए थे और मो उन दोनों को देखकर अपनी चेतना को स्टार्ट कर देता है, जिसमें से एक क्लिफ के ऊपर है, दूसरा स्ट्रीट लैम्प के ऊपर और तीसरा मेरी डॉर्मेट्री के ऊपर छत पर है। मो ये देखकर हंसने लगता है और उन लोगों से बोलता है तुम लोग यहाँ पर बस एक्टिंग कर रहे हो, मैं सच में बहुत ज्यादा बोर होने लगा हूँ। तो नंबर O हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि हुआ का पिग सच
में इतना ज्यादा स्मार्ट होगा। इस तरीके का शिकार तो सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। मो हुआ का पिक का सुनकर गुस्से में आ जाता है तो नंबर 9 कहता है, देखो तो हुआ के पिक को गुस्सा करना भी आता है, ये तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। किसी पागल सुअर का शिकार करना सच में काफी ज्यादा मजेदार होता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। हुआ से आया हुआ पिग हमारी नजरों में कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मो को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नंबर 9 और नंबर ओ दोनों ही हंस हंस कर मुंह से कहते हैं, हुआ के सुअर को मारना तो हमारे लिए इतना आसान है जैसे हम किसी चींटी को मार रहे हो। जो बोलकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। आगे बढ़ो और ऐसे ही गुस्सा रहो, हम लोग थोड़ी ही देर में तुम्हारे साथ मजे करना चालू करेंगे। पर तभी हमें दिखाते हैं कि नंबर ओ के सिर में एक पत्ती लगती है जिससे उसका सर फट जाता है। पर नंबर 9 अपने हैंडकफ्स की वजह से उससे बच जाता है और देखकर हैरान होता है कि ये तो बस एक पेड़ की पत्ती है। नंबर 13 उन लोगों से डॉर्मेट्री के ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, अब मजाक करना बंद करो, ये बहुत हो गया, जल्दी से इसको मार डालो। जिसके बाद वो भी नीचे आ जाता है और नंबर 13 और नंबर 9 दोनों मिलकर मुंह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मुंह अपने ब्रेक थ्रू पूरा होने के बाद पहली बार अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और उसके इम्पैक्ट से वो दोनों ही दूर जाकर गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं और अपने सामने की तरफ देखते हैं कि नंबर ओ मारा जा चुका है। और यहाँ पर मुंह का लुक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो दोनों ही मुंह को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो दोनों ही मुंह से कहते हैं, आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। पर मुंह उन लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों से एक बार और पूछता हूँ, क्या हुआ के लोग तुम्हारे लिए क्या है। नंबर 9 और नंबर 13 दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। नंबर 13 कहता है, हुआ के लोग तो हमारे लिए भगवान है। तो नंबर 9 भी कहता है, हाँ हाँ वो लोग हमारे लिए भगवान है, ना ही कोई सुअर। भगवान प्लीज हमारी जान को बख्श दो। पर मो एक ईविल से स्माइल देते हुए अपने हाथ में पावर को कलेक्ट करता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि भगवान तुम्हारे लिए यहाँ पर डेथ चाहते हैं। जो बोलकर मो अपनी एनर्जी बॉल से उन दोनों को जान से मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से रिमोटेड माउंटेन पर आ जाता है जहाँ पर शीलू कब्र खोद कर बैठा हुआ था और वो वहाँ का व्यू देखकर कहता है, सच में आज रात का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आज मैं मो को यहाँ पर दफनाने के बाद हर दिन यहाँ पर आकर उसको देखने जरूर आऊंगा। शीलू ये सब सोच ही रहा होता है पर तभी उसे एक आवाज आती है, शीलू आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। शीलू मो की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है पर जैसे ही शीलू सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर मो एक बहुत बड़ा बैग रखे हुए था और ये देखकर शीलू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ये देखकर सोचता है, क्या मो ने उन तीनों असेसिन्स को मार दिया। पर मो के शरीर पर तो एक खरोंच तक नहीं आई। मो भी शीलू को देखकर उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, जल्दी यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। पर शीलू जल्दी से वहाँ पर पहुंचकर मो के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे कहता है, मास्टर आज से और अभी से तुम मेरे मास्टर हो, जैसा तुम मुझसे कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कभी तुम्हें बिट्रे करूँ तो तुम तुम्हारी बिजली से मुझे जान से मार डालना। मो उसकी ऐसी बातें सुनकर शीलू से कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या आज तुमने कोई गलत दवाई तो नहीं खा ली जिसकी वजह से तुम ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। पर शीलू तो मो के सामने हाथ जोड़कर ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे वो कोई भगवान हो। वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो मो भी उसको शांत करते हुए कहता है, ठीक है, अभी हाल ही में यंग सिटी में मेरी एक दोस्त युनरेन ने एक कंपनी खोली है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर एज अ बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर सकते हो। तो शीलू किसी डॉग की तरह पूंछ हिलाते हुए मो से कहता है, यस मास्टर। तो मो उसको देखकर हंसते हुए कहता है, तुम तो स्नूपी शीलू बन गए। अब सीन कुछ दिनों बाद टियान मैन असेसिन्स के ऑर्गेनाइजेशन के हेड का होता है, जहाँ पर एक रूम के अंदर टेबल पर कई सारे हाई कमांड्स बैठकर आपस में एक मीटिंग कर रहे थे। और वहीं टियान मैन का हेड टियान एल्डर सभी लोगों के सामने मो की फोटो रखते हुए उन लोगों से कहता है, इस लड़के का नाम मो है और FBI वालों ने मुझे कुछ दिनों पहले एक मिशन दिया था और इसको मारने के लिए मैंने O, 9 और 13 को भेजा था, पर आखिर में वो तीनों ही मारे गए। ये सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और हाई कमांड कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरा हाई कमांड कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर टियान एल्डर की इन्फॉर्मेशन भी कभी गलत नहीं रहती। उनको इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर टियान एल्डर गुस्से में आ जाता है और टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, ये सब ठीक है पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसे बैठकर बातें कर सकते हो। SBA वालों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे $500 मिलियन दिए थे, पर अगर हम उनका दिया हुआ ये मिशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें इसका 10 गुना उन्हें देना होगा, जो कि $5 बिलियन बनते हैं। ये सुनते ही सभी लोगों के बीच में एक सन्नाटा सा छा जाता है और टियान एल्डर आगे बोलता है, तो बताओ अगर कोई ऐसा है जिसके पास इस चीज को सॉल्व करने का तरीका है तो बोलो, वरना तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। तो वहीं पर बैठ
बैठा हुआ एक और हेड क्यू गोंग बोलता है, टियान एल्डर, अगर मेरे एरिया में ये सब हुआ है तो मैं जाकर इसको सॉल्व करता हूँ। और दूसरी तरफ यंगिंग सिटी में यूनरन की कंपनी के अंदर सभी लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगाए हुए थे और वहाँ पर शीलू भी हार्ड वर्क करते हुए सभी चीजों को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पर स्मूदी पीते हुए मुंह बड़े ही आराम से बैठा होता है और कहता है, आज का दिन सच में काफी ज्यादा आराम भरा है। पर तभी वहाँ पर यूनरन आ जाती है और मुंह को उसके बालों से पकड़ते हुए कहती है, टीचर तुम केवल अभी 20 साल के हो और आखिर तुम ऐसे बूढ़ों की तरह क्यों बैठे हुए हो। और मो यूनरन को मना करते हुए कहता है कि ये सब करना बिल्कुल गलत है। पर इससे मो की स्मूदी उससे छूट जाती है जिससे उसके चेहरे पर भी उसकी छींटे गिर जाते हैं। ये देखकर यूनरन शर्माते हुए मो से कहती है, बिल्कुल भी मत हिलना। तो मो उससे कहता है कि आखिर क्या हो गया। पर यूनरन उसे बता पाती है कि उसके चेहरे पर उसकी स्मूदी लगी हुई है। पर तभी पीछे से कोई उसको धक्का देकर चला जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ करना। यूनरन मो के ऊपर गिरने लगती है जहाँ पर एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। यूनरन ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचती है, क्या सच में मैंने पहली बार इसको किस किया, मुझे इसको और थोड़ी देर तक किस करना है और अंदर तक। पर जैसे ही यूनरन मुंह को आगे किस करने लगती है, मुंह झल्ली से बहुत पीछे चला जाता है और यूनरन को मना करता है। यूनरन मुंह से कहती है, क्या हुआ, लंबे समय तक किस करना इलीगल नहीं है और वैसे भी तुमने तो कुछ भी नहीं खोया। मुंह उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर जैसे ही उसका फोन बजता है तो मुंह झल्ली से वहां से भागते हुए यूनरन से कहता है, यूनरन मुझे माफ करना, पर सबसे पहले मेरा ये फोन उठाना ज्यादा जरूरी है। जो बोलकर मुंह वहां से भाग जाता है और यूनरन गुस्से में कहती है, तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर मो एक कोने में आकर फोन उठाता है और कहता है, ये तो तुम हो। फोन के दूसरी तरफ वैन रैन होता है और वो मो से माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर मो, उन पिल्स की वजह से मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसलिए कल मैंने जी यून मेंशन में एक आपके लिए पार्टी रखी है जहाँ पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर जरूर आएंगे। फिर सीन अगले दिन जी यून मेंशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मो बड़े ही अच्छे से तैयार होकर पहुँच गया था। वैन रैन जल्दी से मो के पास उसको ग्रीट करने के लिए अपने दोस्त के साथ जाता है और मो से कहता है, मिस्टर मो, आखिर आप यहाँ पर आ गए, ये तो सच में बहुत बड़े ऑनर की बात है। मैं आपको यहाँ पर देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये मेरे एक दोस्त है जो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, इसलिए क्या आप इसे मिल सकते हैं। वैन रैन के पीछे खड़े हुए आदमी का नाम सन डाजी है और ये अपने डायरेक्टर सन का बड़ा भाई है। सन डाजी मो को देखकर कहता है, आपको यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद देखकर सच में काफी ज्यादा खुशी हुई। लास्ट टाइम जब यंग सिटी में मेडिकल कॉन्टेस्ट हुआ था उसको आपने ही जीता था, तभी से मैं आपसे मिलना चाहता था, पर मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे ऐसे कभी मिल पाऊंगा। मो सन डाजी को टोकते हुए कहता है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, चलो चलकर बैठते हैं। फिर वो सभी जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वैन रैन मो से कहता है, मिस्टर मो, मेरी कैन फैमिली अपने पुराने कामों की वजह से सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आपसे इस तरीके से माफी मांगना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों को माफ कर देंगे। मो वैन रैन की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या सच में कैन फैमिली मुझसे माफी मांगना चाहती है या मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद मो बड़े ही अच्छे से वैन रैन से बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था, मैं अभी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर अगर मुझे ये पता चला कि सबके पीछे कुछ और है तो फिर वो सब इस ड्रिंक से सही नहीं होने वाला। वैन रैन मो की धमकी सुनते ही थोड़ा सा डर जाता है, पर उससे कहता है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर संडास उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, चलो खाना खाते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सीन फिर से मो की डॉर्मेट्री पर आ जाता है जहाँ पर मो बहुत ज्यादा एंजॉय करने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आज मैंने सच में बहुत ज्यादा खाना खा लिया। पर जैसे ही मो रूम का गेट खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि किसी ने बाइजुओ को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और रूम की भी हालत बहुत ज्यादा खराब करी हुई थी। मो झल्ली से बाइजुओ के पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करता है, पर उसके पेट पर वो निशान देखकर समझ जाता है कि किसी ने इस पर फिस्ट फॉर्मेशन से अटैक किया है और साथ ही वहाँ पर मो को ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी रिफाइनिंग पिल्स भी गायब हैं। मो ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, मैं उसको इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकता, पर अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि वैन रैन ने मुझे आखिर खाने पे क्यों इनवाइट किया था, जिससे वो मेरे दायरे से बाहर हो सके। मो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, पर साथ ही वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छे समय पर हुआ है, शायद मैं इस सब का इस्तेमाल करते हुए मेरे पेरेंट्स के बारे में भी यहाँ के लोगों से पता कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ कैन फैमिली में मास्टर जिन उन पिल्स को लेकर आ गए थे और वो कहते हैं कि मास्टर कैंग, मुझे उम्मीद है कि आप गलत
गलत नहीं होंगे। अब हमारे पास वो बॉडी रिफाइनिंग पिल्स हैं। कैन फैमिली का मास्टर यूई कुन अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, मास्टर आपने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। संडाजी भी यहाँ पर कैन फैमिली के साथ मिला हुआ था और वो ये देखकर कहता है, आज से कैन फैमिली की ओनर इस पिल के साथ पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। संडाजी की बात सुनकर यूई कुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इन पिल्स की मदद से कैन फैमिली इनके ऊपर रिसर्च करके इनकी मास प्रोडक्शन कर सकती है और इसके अलावा अब ये पिल्स कैन फैमिली की हो चुकी हैं, तो इसको आज से एक नया नाम देने की जरूरत है। ये आज से कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स है। अब सीन कुछ दिन बाद सन फैमिली के घर के बाहर का होता है, जहाँ पर एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी हुई थी। संडाजी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, कैन फैमिली को वो पिल दिलाने के लिए मेरा आइडिया काम कर गया, जिसकी वजह से आज मैं इस कार का ओनर ही नहीं, कैन फैमिली की मार्शल आर्ट पिल्स का मैनेजर भी हूँ। और अब जल्दी ही मैं पूरी यंग सिटी की मेडिकल वर्ल्ड का बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाऊंगा। संडाजी ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी वो पीछे अपने छोटे भाई को वहाँ से भागता हुआ देखता है और उससे कहता है, थर्ड ब्रदर आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ जा रहे हो। डायरेक्टर सन अपने बड़े भाई से कहते हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। असल में अभी अभी मो के साथ कुछ हुआ है जिस वजह से उसने मुझे बुलाया है और मैं उसी से मिलने वहाँ पर जा रहा हूँ। संडाजी अपने छोटे भाई की बात सुनकर कहता है, तो क्या वो यहाँ पर एक गेस्ट की तरह है। पर साथ ही वो अपनी कार की चाबी घुमाते हुए आगे कहता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो छोटे से बच्चे के पीछे घूमना बंद करके अपने मेडिकल करियर पर ध्यान दो। देखो आज मैं कैन फैमिली की मेडिकल कंपनी का हेड हूँ, जिसकी वजह से उन्हें आज मुझे एक चमचमाती हुई कार भी गिफ्ट करी है। डायरेक्टर सन थोड़े से घबराए हुए अपने बड़े भाई से कहते हैं, मिस्टर मो कोई भी बच्चे नहीं है और यहाँ तक उनके मेडिकल स्किल्स तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। पर संडाजी उनकी बात सुनकर थोड़े से गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम उस गरीब से किसान के काफी ज्यादा करीब हो, पर अब तो तुम यहाँ पर उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग कर रहे हो। डायरेक्टर सन अपने बड़े भाई को समझाने की कोशिश करते हैं, पर तभी पीछे से मो बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी गरीब से उसकी चीजें नहीं चुरानी चाहिए। संडाजी ये आवाज सुनकर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मो खड़ा हुआ था और मो संडाजी की तरफ उंगली उठाते हुए उससे कहता है, संडाजी मैंने सुना था कि तुम सन फैमिली से हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गया, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। तुमने ही मेरी पिल्स चुराई हैं, तो तुम्हें ही इस सब की कीमत भी चुकानी होगी। संडाजी मो को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा घबरा चुका था और वो मो से कुछ भी नहीं बोल पाता और डायरेक्टर सन भी मो की बात सुनकर सोचते हैं, क्या मेरे बड़े भाई ने मो की पिल्स चुराई हैं। पर अब इस सब के बाद भी संडाजी बड़े बेशर्मों के साथ मो से कहता है, अगर मैंने चुराई भी है तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास इस सब का कोई प्रूफ है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो तुम मेरी सन फैमिली में आकर इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो। क्या तुम यहाँ पर आकर मरना चाहते हो। डायरेक्टर सन अपने बड़े भाई को फिर से समझाते हुए कहते हैं, अगर आपने सच में मो की पिल्स चुराई हैं तो आपको वो वापस करते हुए मिस्टर मो से अभी माफी मांग लेनी चाहिए। पर संडाजी उसी पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू। जिसके बाद संडाजी मो से कहना चालू करता है, अगर मैंने ये सब किया भी है तो तुम मेरा क्या कर लोगे। हाँ मैंने तुम्हारी पिल्स चुराई है, पर अभी तुम सन फैमिली के गेट के अंदर हो। क्या तुम्हारे जैसे किसी कुत्ते के अंदर भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ बदतमीजी कर सको। पर मो को संडाजी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से संडाजी के पास जाकर उसकी इस बदतमीजी के लिए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। डायरेक्टर सन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और संडाजी ये सब देखकर कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर इतनी हिम्मत करने वाले हो। पर मो उसके चेहरे पर रेगुलर कई सारे थप्पड़ मारते हुए कहता है, बकवास, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये सब बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई जगह चुननी पड़ेगी। मो कई सारे थप्पड़ मारने के बाद संडाजी से बोलता है, तो बताओ क्या तुमने ये सब किया है। जल्दी से बोलना चालू करो, बोलो मिस्टर मो मैं गलत था, मुझे मारना बंद करो। डायरेक्टर सन अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर जल्दी से सामने आ जाते हैं और मो को रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर मो प्लीज मेरे बड़े भाई की जान बख्श दीजिए, जो भी हो पर वो मेरा बड़ा भाई है। मो से कहता है, क्या इसको छोड़ दूं। ठीक है, पर यहाँ पर मेरी 2 कंडीशंस हैं, उसके बाद ही मैं इसको छोड़ूंगा। डायरेक्टर सन भी थोड़े से हैरान होते हैं और पूछते हैं, आखिर आपकी क्या कंडीशंस हैं। तो मो उसे अपनी कंडीशंस बताना चालू करता है और कहता है कि मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि मुझे कैंग फैमिली की मेडिकल कंपनी का मैप चाहिए, और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कुन येन नान के बारे में बताओ, क्या तुम उसको जानते हो। कुन येन नान का सुनकर संडाजी उससे कहता है, मिस्टर मो मुझे कैन फैमिली की मेडिकल कंपनी का मैप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मैं कुन येन नान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर मो
उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी मुट्ठियों को खींचते हुए उससे कहता है जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें मारना चालू कर दूंगा। तो संडाजी उसको बताता है अभी अभी जिसके बारे में तुमने बोला है हम लोग उसका नाम नहीं ले सकते, पर मैं उसके एक रॉयल सर्वेंट की वाइफ को जानता हूँ जो अभी भी जिंदा है, पर उसके अलावा उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मो सर्वेंट का सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, पर उसको ऐसा लगता है कि संडाजी उसे पूरी बात नहीं बता रहा, इसलिए वो संडाजी को जल्दी से पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे सारी बात बताना चालू करो वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। संडाजी रोते हुए मो से कहता है मिस्टर मो मुझे बस इसके बारे में इसके आगे कुछ भी नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई हुई बातों पर यकीन करेंगे। जिसके बाद मो वहाँ से जाते हुए डायरेक्टर सन से बोलता है कि अपने भाई का ख्याल रखिएगा और साथ ही वो संडाजी से कहता है कि मुझे वो मैप 2 दिन के अंदर चाहिए। डायरेक्टर सन मो से कहते हैं आपको मेरे भाई को छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संडाजी भी मो से कहता है आपको सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर उसको तैयार करना चालू कर देता हूँ। और मो सन फैमिली से बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है एक बार वो मैप मेरे हाथों में आ जाए उसके बाद कैन फैमिली की बारी। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।